सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग लोक प्रशासन के चैप्टर 10 जो कि आपदा प्रबंधन का रहने वाला है उसको हम लोग शुरू करेंगे। और आपदा प्रबंधन से हम लोग का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो 4 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तो हम लोग का आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, प्लस जो 15 क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं वहाँ पे भी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों जगहों के लिए आपदा प्रबंधन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में आपदा होने के बाद वो उसके दुष्प्रभाव को कम करना, वहाँ में जनजीवन की स्थिति को वापस सामान्य करना, आपदा से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना, ये सारी प्रक्रिया शामिल होती है। तो आपदा प्रबंधन मुख्यतः किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र के दुष्प्रभाव को कम करने का, वहाँ जन सामान्य की जीवन शैली को पुनर्स्थापित करने से संबंधित एक सुनियोजित प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन किसी देश के द्वारा आपदा पूर्व एवं आपदा उपरांत उठाए गए कदम से संबंधित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आपदा उपरांत लोगों का बचाव करना तथा उन्हें राहत सामग्री प्रदान करना तथा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एक ठोस सार्थक कार्य प्रारंभ करना है। यानी कि आपदा प्रबंधन क्या हो गया कि किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का जो भी दुष्प्रभाव है उसको कम करना, जन सामान्य या फिर जीवन शैली को पुनर्स्थापित करना। इसके अलावे किसी देश के द्वारा आपदा से पहले या फिर आपदा के बाद उठाए गए सभी कदमों से संबंधित होते हैं। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपदा की वजह से जो भी लोग उनके चपेट में आए हैं उनको बचाव करना, उनको राहत सामग्री प्रदान करना, और प्लस कि जिनका घर टूट गया है या फिर बह गया है तो ऐसी स्थिति में जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनर्वास के लिए एक ठोस सार्थक कार्य प्रारंभ करना ही आपदा प्रबंधन है। दूसरे शब्दों में आपदा प्रबंधन में वह सभी गतिविधियां, कार्यक्रम और उपाय का समावेश होता है जो आपदा से होने वाले नुकसान तथा उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आपदा से पहले, आपदा के दौरान या फिर आपदा के बाद किए जाते हैं। यानी कि 3 स्थिति है कि या तो आपदा से पहले, या तो आपदा के समय और आपदा के बाद। तो इन तीनों प्रक्रिया से आपदा में जो भी नुकसान होने वाले हैं, जो भी दुष्प्रभाव होने वाले, उनको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को पता है कि कल सुनामी आने वाला है तो हम लोग कल का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि आज ही से हम लोग वहाँ से लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे या फिर उनके लिए अन्य प्रकार की व्यवस्था करेंगे। तो यह स्थिति आपदा के पूर्व हो जाएगी। फिर आपदा के बाद यानी कि जब आपदा हो चुका है उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उनको करेंगे। और आपदा के दौरान जो भी पॉसिबल होगा, लोगों को बचाना, लोगों को आपदा वाले क्षेत्र से हटाकर दूर ले जाना। तो ये 3 प्रक्रिया शामिल है जिसके माध्यम से हम लोग आपदा के नुकसान या फिर उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम कर सकते हैं। और कोई भी देश या समाज आपदा से अछूता नहीं है, अतः आपदा प्रबंधन आधुनिक समाज और प्रशासन का आवश्यक अंग हो गया है। यानी कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में कोई ना कोई आपदा होते रहता है, चाहे वो मानव जनित आपदा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। अब आगे है, हाल के वर्षों में आपदा को एक दैवीय घटना नहीं माना जाता बल्कि उसके प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया गया। पहले ऐसा था क्या कि कुछ अशुभ चीज़ कर दिए हैं तो जो देवी देवता है वो भड़क गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपदा आ जाता है, सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। यानी कि उसको भगवान से जोड़ दिया जाता था, दैवीय घटना समझा जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसके पीछे के जो भी कारण है उनको जानने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जा रहा है। आपदा के कारणों को समझने की कोशिश की गई है तथा उसके दुष्प्रभाव को कम करने की रणनीति पर जोर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग करने के लिए आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्तमान में क्या हो गया है कि आपदा आखिर किस कारण से आ रहा है, आपदा को कैसे कम किया जा सकता है, इन सारी बातों पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संसाधन को बेहतर उपयोग करने के लिए आपदा प्रबंधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन में आपदा के पूर्व की तैयारी, आपदा के दौरान राहत और बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई तथा आपदा के पश्चात पुनर्वास महत्वपूर्ण होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि आपदा के पूर्व की तैयारी और आपदा के दौरान क्या होगा, तो राहत कार्य होगा या फिर बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, और आपदा के पश्चात पुनर्वास। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपदा के पश्चात पुनर्वास होगा, आपदा के दौरान राहत और बचाने का कार्य होगा। क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य आपदा के दौरान किया जाता है, या फिर आपदा के पश्चात, या फिर आपदा के पूर्व। अब आपदा प्रबंधन के कारण किसी भी क्षेत्र में आने वाली आपदाओं के प्रबंधन के निम्न कारण होते हैं। जैसे
पहला है किसी क्षेत्र में आने वाली आपदाओं की संख्या का अनुमान और उनका निर्धारण करना। दूसरा, किसी संभावित आपदा द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदा की तीव्रता एवं प्रचंडता का आकलन करना। तीसरा पॉइंट है आपदाओं के उत्पन्न होने की प्रक्रिया एवं कारणों को समझना। हालांकि मतलब कि किन कारणों से आपदा जो है वो उत्पन्न हो रही है, या फिर उनकी प्रक्रिया क्या है, या फिर उनकी तीव्रता प्रचंडता कितना है, कितने अनुपात में वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं। फिर आगे है आपदाओं का वर्गीकरण करना तथा आपदाओं से संबंधित सूचनाओं की सूची तैयार करना। पांचवा पॉइंट, संभावित आपदा के मानव समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन करना। और छठा, शीघ्र राहत सामग्री उपलब्ध करवाना तथा जनजीवन को सामान्य बनाने का प्रयास करना। तो ये सारे कार्य मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया कि आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से क्या हो गया कि किसी भी आपदा प्रभावित क्षेत्र के दुष्प्रभाव को कम करना, वहाँ जन सामान्य की जीवन शैली को पुनर्स्थापित करने और आपदा से होने वाले नुकसान और उसके दुष्प्रभाव को कम करने से संबंधित एक सुनियोजित प्रक्रिया ही क्या है, आपदा प्रबंधन है। पहले इसको दैवीय घटना माना जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, प्लस कि आपदा के पीछे की वजहों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपदा प्रबंधन में 3 प्रक्रिया है। एक, आपदा के पूर्व की तैयारी, आपदा आने से पहले तैयारी किया जाता है। एक होता है आपदा के दौरान, और आपदा के दौरान मुख्य रूप से राहत कार्य और बचाव कार्य किया जाता है। और तीसरा है हम लोग का आपदा के बाद। तो आपदा के बाद चूँकि बहुत कोई लोग बेघर हो जाते हैं, घर वर टूट जाता है, बह जाता है बाढ़ में, तो ऐसी स्थिति में उनको पुनर्वास किया जाता है। तो पुनर्वास मुख्य रूप से आपदा के बाद की प्रक्रिया है, जबकि राहत और बचाव कार्य मुख्य रूप से आपदा के दौरान की प्रक्रिया है। अब है आपदा का वर्गीकरण। तो आपदा को दो श्रेणी में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़, ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। भूकंप क्या है? तो पृथ्वी की सतह के भागों में अचानक हलचल को ही भूकंप की संज्ञा दी जाती है, और ऐसे हलचल से भारी कंपन उत्पन्न होता है। यह बगैर किसी चेतावनी के घटित होता है और इसलिए भारी क्षति पहुंचती है। तो जब भूकंप आता है तो जितने भी घर होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से टूट फूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, घर टूटते हैं तो लोग बेघर हो जाते हैं, और धीरे धीरे अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। तो भूकंप में मुख्य रूप से क्या होता है कि अचानक से हलचल शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग उससे बचने के लिए तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि भूकंप से बचने के उपाय क्या क्या हैं? तो जहाँ तक हो सके, अगर भूकंप संभावित क्षेत्र है तो वैसी जगहों पर लकड़ी का मकान होना चाहिए, ताकि अगर टूट फूट होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और हम लोग को चोट भी ज़्यादा नहीं आएगा। और फिर क्या है कि भूकंप जब आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग घर से बाहर नहीं जाएं, पेड़ या फिर घर से दूर खुले स्थान पर चले जाएं। मतलब पेड़ या फिर घर से दूर किसी खुले जगह पर, किसी ग्राउंड पे हम लोग जाके रह सकते हैं, ताकि वहाँ पे कोई पेड़ या फिर घर नहीं है तो वो गिरेगा भी नहीं और हम लोग आराम से बच सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कि घर में ही किसी टेबल, पलंग या फिर चौकी के नीचे हम लोग रह सकते हैं, ताकि कोई भी अगर घर से सामान गिरेगा तो वो उस टेबल के ऊपर गिरेगा। या फिर हम लोग घर के किसी कोने में रह सकते हैं, ताकि जो भी सामान होगा वो हम लोग के आगे गिरेगा, ना कि हम लोग के ऊपर गिरेगा। फिर भूकंप के कुछ समय बाद तक भवन में प्रवेश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि फिर से भूकंप के झटका आ सकते हैं। भूकंप के दौरान लिफ्ट का प्रयोग ना करें। तो इन सारे उपाय के माध्यम से हम लोग भूकंप से बच सकते हैं। तो भूकंप में क्या हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, क्योंकि हम लोग को पहले से पता नहीं होता है कि भूकंप कहाँ पे आने वाला है। इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय हो गया? तो यथा संभव अगर भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे लकड़ी का मकान होना चाहिए, प्लस भूकंप के समय हम लोग को ऐसे जगह पर जाना चाहिए जो खुला जगह हो, जहाँ पे पेड़ का अभाव हो, जहाँ पे बिल्डिंग्स ना हो। प्लस अगर आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो आप अपने घर में ही किसी बेड के नीचे छिप सकते हैं, और भूकंप के समय कुछ समय बाद तक हम लोग घर में प्रवेश नहीं करेंगे, और लिफ्ट ये सब का प्रयोग तो करना ही नहीं है। अब दूसरा प्राकृतिक आपदा में आता है ज्वालामुखी आता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट पर विद्यमान आउटलेट को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर गर्म और पिघला हुआ लावा बाहर निकलता है। अब इससे बचाव का उपाय क्या है? तो जब गर्म और पिघला हुआ लावा जब बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा गैस का निर्माण होता है, जलवाष्प बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऐसी स्थिति में उनसे बचने के लिए हम लोग को घर के अंदर ही खिड़की दरवाज़ा बंद कर रहना चाहिए। प्लस जो भी सूचना है उसके बारे में टीवी या फिर रेडियो जो भी हो उसके माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त करना चाहिए, और गैस और तरल प्रभाव से दूर रहना चाहिए। फिर सूखा।
तो सूखा क्यों आता है कि क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बहुत लंबे समय से अगर वर्षा नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो भी सूखने लगते हैं और भूमिगत जल का स्तर भी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। और अगर जल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो भी जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधा हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसी स्थिति को सूखा कहते हैं। इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर पड़ता है, क्योंकि किसान मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर रहते हैं और अगर सूखा पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में किसान पूरी तरीके से चौपट हो जाते हैं। जल के अभाव में फसल नहीं हो पाता है और खाद्यान्न की भारी कमी हो जाती है और खाद्यान्न की कमी से अकाल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि सूखा की वजह से आने वाला टाइम पे हम लोग को अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। सूखा से बचाव का उपाय क्या है? वन रोपण करना चाहिए हम लोग को, वर्षा के जल को बचाना चाहिए, मोटा अनाज जैसे कि जो मक्का, बाजरा, ये सब फसल का उत्पादन करना चाहिए जो कि कम पानी में ही हो जाता है, और ड्रिप इरीगेशन को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं जहाँ पे पानी को बहा देते हैं, जिसकी वजह से जितना पानी की आवश्यकता नहीं है उससे कई अधिक मात्रा में पानी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ड्रिप इरीगेशन ये सब करेंगे हम लोग तो बहुत कम मात्रा में बहुत बड़ा क्षेत्र में हम लोग सिंचाई कर सकते हैं और सूखा की स्थिति से हम लोग बच सकते हैं। अब है बाढ़। तो बाढ़ में क्या होता है कि मुख्य रूप से जब बरसात के दिन में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो नदी जो बरसाती होते हैं उनमें पानी की मात्रा, जलस्तर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वे गांव ये सब में प्रवेश करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा गांव पानी से भर जाता है। तो वही स्थिति बाढ़ कहलाता है। और इसके पीछे का मुख्य वजह वही है कि मानसून के दौरान बहुत अधिक बारिश होता है। इससे बचाव का उपाय क्या है? तो चेतावनी और सलाह के लिए टीवी और रेडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि टीवी और रेडियो से हम लोग पता चलते रहेगा कि अभी और कितना लेट तक वर्षा होगी या फिर किन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना हो रही है। सुरक्षित स्थान पर शरण लें और अपने साथ फास्ट एड किट अवश्य रखें। फिर आता है चक्रवात आता है। तो जब भारी बारिश के साथ साथ काफ़ी तेज़ गति से हवा चलता है तो वही चक्रवात कहलाता है और इस तेज़ हवा के कारण समुद्र में उच्च तरंगें उत्पन्न होती है जो तटवर्ती क्षेत्र में प्रवेश कर चक्रवात उत्पन्न करता है। अब चक्रवात से बचने के उपाय क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है उन्नत मौसम की जानकारी प्रणाली से इसका पहले ही पता चल जाता है, अर्थात टीवी या फिर रेडियो पर मौसम की भविष्यवाणी और चेतावनी से अवगत होकर इसका सामना किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग के पास उन्नत प्रौद्योगिकी है तो ऐसी स्थिति में हम लोग चक्रवात आने से पूर्व ही पता कर सकते हैं कि चक्रवात आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आपदा आने से पूर्व ही बचाव के कार्य शुरू कर सकते हैं। फिर क्या है कि चक्रवात मुख्य रूप से तटवर्ती क्षेत्र में आते हैं, तो तटवर्ती क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहते हैं वे उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है और मछुआरे उस समय समुद्र में नहीं जाएंगे तो फिर वे सेफ रहेंगे। फिर आगे आता है हम लोग का सुनामी। सुनामी क्या बात है? जब समुद्र के नीचे ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है, भूकंपीय ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसी के वजह से सुनामी आ जाता है। और सुनामी की वजह से भी क्या होता है, तरंगे बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं और ये तरंगे तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचते हैं और भारी मात्रा में विनाश करती है। तो ये हम लोग का हो गया प्राकृतिक आपदा, जिसमें हम लोग भूकंप को देखें, ज्वालामुखी विस्फोट देखें, सूखा देखें, इसके अलावा बाढ़ हो गया, फिर चक्रवात हो गया और फिर सुनामी हो गया। तो ये कुछ कुछ प्राकृतिक आपदा है और साथ ही इनसे कैसे बचा जा सकता है उनके उपाय के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब है कुछ मानव निर्मित आपदा, जैसे कि आग हो गया या फिर बहुत सारे उद्योग में घटनाएं हो जाती है, यात्रा संबंधी घटना होती है, फिर आतंकवाद हो गया। तो ये सारा चीज़ कुछ कुछ घटना है जिसको मानव निर्मित आपदा के श्रेणी में रखा गया है। तो पहला आता है आग आता है। तो आग में क्या होता है कि प्रतिवर्ष घरों में आग की घटना से भारी क्षति होती है। और अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में जब महुआ का सीजन होता है तो महुआ बिछने के लिए आदमी लोग जंगल में आग लगा देते हैं ताकि ज़मीन फ्रेश रहेगा तो महुआ को इजीली चुना जा सकता है, लेकिन वे आग को बुझाते नहीं है जिसकी वजह से पूरा जंगल जल जाता है। तो प्रतिवर्ष घरों में आग की घटना से भारी क्षति होती है। भवन या घर में आग लगने के कारण बिजली के उपकरण में त्रुटि और खाना पकाने के गैस का रिसाव है। तो गैस सिलेंडर में जब गैस लीक होता है तो बहुत भयावह स्थिति होता है और पूरे घर में यहाँ तक आग लग जाता है या फिर जान माल की हानि भी होती है, या फिर बिजली उपकरण कभी शॉर्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी आग लगता है। और यदि आग अगर छोटा है तो फिर उसको अग्निशमन या फिर बालू से बुझा देते हैं, लेकिन बिजली की आग से बचने के लिए पानी का उपयोग ना करें। मतलब कि आग अगर छोटा है तो हम लोग सामान्य तरीके से अग्निशमन यंत्र या फिर बालू डाल के उसको बुझा सकते हैं, लेकिन अगर आग की मात्रा बहुत बड़ी है, वो अगर फैल गया तो फिर उसको बुझाने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अब अगर बिजली की वजह से आग लगा है तो ऐसी स्थिति में पानी का उपयोग नहीं करना है कि आग को बुझाने के लिए पानी डालेंगे, क्योंकि जैसे ही पानी डालेंगे वो बिजली को आगे सप्लाई करना शुरू कर देगा और फिर से और भी बड़ा आपदा बन सकता है।
यानी कि बिजली से अगर आग लगता है तो हम लोग को पानी का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। दूसरा है औद्योगिक एवं नाभिकीय घटना। तो उद्योग में खतरनाक पदार्थ का उपयोग होता है जिसका रिसाव मानव और पर्यावरण दोनों के लिए विनाशकारी होता है, और बहुत सारे उद्योग से रेडियोधर्मी तरंगे निकलते हैं जो कि कैंसर का कारण भी बनता है। इसके अलावा 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौत भी हुई थी। और जो भी गैस निकलते हैं उद्योग से, इनकी वजह से जनसंख्या पर, पेड़ पौधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी करते हैं, क्योंकि जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था इसका परिणाम अभी भी देखने को मिलता है और इससे कैंसर का खतरा होता है। ऐसी स्थिति में विकिरण से संबंधित सूचना पर ध्यान देना चाहिए और चेतावनी मिलते ही इस स्थल से दूर चले जाना चाहिए। यदि स्थल से दूर नहीं जा सके तो खिड़की और दरवाजों को बंद कर देना चाहिए ताकि गैस अंदर तक ना पहुँचे। तीसरा है आतंकवाद, जिसको हम लोग पिछला क्लास में अच्छे तरीके से देखे थे। ह्यूमन राइट्स में आतंकवाद के बारे में पढ़े थे, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं होता बल्कि एक बड़ी मात्रा में व्यापक तौर पर लोगों की हत्या करना ही होता है। ये किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ग, किसी को भी नहीं देखते हैं। बस इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक संख्या में जान माल की हानि करना है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि ये आतंकवादी जो है ये भी अपडेट हो गए हैं। अब ये वेपन्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि ये बॉम्ब या फिर बंदूक या फिर आरडीएक्स की जगह ये जैविक हथियारों का यूज करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कम मेहनत में ही लोग अधिक से अधिक लोगों को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इनके द्वारा जहरीला रासायनिक और जैविक हथियार का उपयोग वर्तमान में होने लगा है और आतंकवादी जैसे हथियारों में एंथ्रेक्स का उपयोग करते हैं। हमें आतंकवादियों की चेतावनी के प्रति सचेत रहना चाहिए और अनजान वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए और इसकी सूचना पुलिस को दे दी जानी चाहिए। फिर चौथा है यात्रा संबंधी घटना। तो यात्रा संबंधी घटना में क्या होगा? सड़क दुर्घटना हो सकता है, बस दुर्घटना हो सकता है, वायुयान दुर्घटना हो सकता है, ये सारा चीज़ शामिल होगा। और ऐसी दुर्घटनाएं अधिकांश ईंधन में आग लगने से होती है और ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये चार, यानी कि यात्रा संबंधी घटना, आतंकवाद, औद्योगिक और नाभिकीय घटना और इसके अलावा आग, ये चार प्रकार की घटना है जिसको मुख्य रूप से हम लोग मानव निर्मित आपदा के श्रेणी में रखते हैं। तो आपदा का वर्गीकरण में दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, एक मानव निर्मित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। अब आगे आता हम लोग का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की अवस्थाएं। तो इसमें 3 प्रकार की अवस्था है आपदा को कम करने के लिए। एक क्या हो गया? आपदा के पहले, दूसरा आपदा के दौरान और तीसरा आपदा के बाद। तो आपदा के पूर्व में भी 3 प्रकार की चरण आते हैं, एक आपदा तैयारी, दूसरा आपदा न्यूनीकरण और तीसरा आपदा निरोध। तो देखते हैं एक एक चीज़ को। तो आपदा पूर्व अवस्था में क्या है? तो आपदा पूर्व अवस्था में आपदाओं की संभावनाओं को देखते हुए पहले से सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है कि इस साल वर्षा अच्छा नहीं हुआ है, तो आने वाले गर्मी के दिनों में सूखा पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सूखा से बचने के लिए पहले ही इसके लिए सुरक्षात्मक कदम को उठाएंगे। तो यही सारी प्रक्रिया आपदा पूर्व अवस्था में आती है। लेकिन इसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं, एक आपदा तैयारी, दूसरा आपदा न्यूनीकरण और तीसरा आपदा निरोध। तो आपदा तैयारी क्या है? तो इस अवस्था में किसी क्षेत्र तथा मानव समुदाय के किसी प्रकोप के आने की दशा में उससे निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध एवं तैयारी की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को शामिल किया जाता है। तो आपदा तैयारी में किसी भी प्रकार की आपदा आने की वजह से, उसके प्रकोप के आने की दशा, उससे निपटने के लिए जो भी आवश्यक प्रबंधन होंगे, जो भी तैयारी होगी, उनको किया जाता है। और इससे मुख्य रूप से प्रकोप एवं आपदा से संबंधित क्षेत्र एवं मानव समुदाय की सुविधाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, प्रकोप का निर्धारण, उनके स्वरूप, उत्पत्ति की प्रक्रिया और उसकी प्रचंडता कितना है, किस प्रकार का रहने वाला, इसका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक प्रकोप एवं आपदा के जोखिम का आकलन करना। चौथा पॉइंट है प्रकोप द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा एवं परिमाप का आकलन एवं निर्धारित करना कि हालांकि जो भी आपदा है उससे कितना अधिक मात्रा में क्षति हो सकता है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सारा चीज़ निर्धारित करना। संबंधित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना कि जिस भी क्षेत्र में आपदा आ रहा है उस क्षेत्र का मानचित्र रेडी करें। फिर विभिन्न माध्यमों एवं विधियों द्वारा किसी भी प्रकोप द्वारा होने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं क्षति से संबंधित जानकारी लोगों को देना और प्रकोप से बचाव तथा आपदा के आने पर सुरक्षात्मक उपाय के विषय में लोगों को शिक्षित करना। तो इतने सारी प्रक्रिया मुख्य रूप से आपदा तैयारी में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपदा तैयारी की अवस्था में आपदा योजना का निर्माण, फिर है पर्याप्त सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता, आपदा तैयारी का स्तर एवं स्वरूप, आपदा शोध, आपदा पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास,
एवं आपदा शिक्षा आदि को शामिल किया जाता है। यानी कि ये सारी प्रक्रिया मुख्य रूप से आपदा के आने के पहले किया जाता है। तो प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि आपदा शिक्षा कब की प्रणाली है, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान या फिर आपदा के बाद। तो ये ध्यान रखना हम लोग को। साथ ही आपदा तैयारी में सभी शासकीय तंत्र, व्यक्ति एवं समुदाय, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक वर्ग के कार्यकर्ताओं आदि को समुचित भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। अब आता है हम लोग आपदा न्यूनीकरण। तो आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत आपदाओं के विध्वंसक बल को कम करना, आपदाओं के परिमाण को कम करना तथा आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना आदि प्रमुख लक्ष्य शामिल है। और इसके अंतर्गत आपदा निवारण के अंतर्गत मनुष्यों की जान की सुरक्षा के साथ साथ उनकी संपत्ति को बचाने का कार्यक्रम भी शामिल होता है। इस प्रकार आपदा निवारण का प्रमुख उद्देश्य आपदाओं के आगमन पर आर्थिक क्षति को कमतर करना होता है। आपदा निवारण का स्वरूप आपदा की प्रकृति तथा आपदा के प्रभावित होने वाले क्षेत्र की पर्यावरण दशा पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है, आपदा निवारण के अंतर्गत आपदाओं द्वारा होने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विशेषकर आर्थिक क्षति को कम करने के लिए प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रीकरण, आपदा प्रबंधन क्षेत्र में समुचित भूमि उपयोग एवं मैंग्रोव वन के रोपण द्वारा तटीय रक्षण, भवनों की संरचना में सुधार तथा भवन डिजाइन कोड का अनुकरण आदि को शामिल किया जाता है। मतलब कि जिस क्षेत्र में पता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे आपदा आते ही रहते हैं, तो वहाँ पे अलग डिजाइन से घर भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पे भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा ये भी अलग प्रकार से तैयार किया जाता है और उसका मानचित्रीकरण भी किया जाता है ताकि आपदा को हम लोग कम कर सकें। तो आपदा निवारण उपाय एवं कार्यक्रम की सफलता पर्याप्त धन एवं ढांचा की सुविधाओं के बिना असंभव है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपदा को कम करना है, तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग को पर्याप्त मात्रा में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए, प्लस पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इनके बिना हम लोग किसी भी आपदा के कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। और यह सुविधा मुख्य रूप से केंद्र और राज्य स्तरों से ही स्थानीय समुदाय को उपलब्ध हो सकती है। अतः आपदा निवारण कार्यक्रमों की सफलता सरकार एवं स्थानीय सरकार की सामूहिक भागीदारी से ही संभव हो सकती है। तो आपदा न्यूनीकरण में हम लोग क्या देखें कि इससे मुख्य रूप से मनुष्य की जान को तो बचाना ही है और जान के साथ साथ मनुष्य की संपत्ति को भी बचाने से संबंधित कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। यानी कि आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या हो गया कि आर्थिक क्षति को कम करना। फिर क्या हो गया कि विशेष क्षेत्र जहाँ पर आपदा आते रहते हैं तो उनको कम करने के लिए वहाँ पे भवन की संरचना में सुधार किया जाएगा, भवन का डिजाइन अलग किया जाएगा, भूमि के उपयोग से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे, मानचित्रीकरण किया जाएगा अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मैंग्रोव वन का रोपण किया जाएगा। अब है आपदा निरोध। तो आपदा निरोध से आशय प्राकृतिक आपदा को घटित होने से रोकना नहीं, अपितु आपदा के आगमन से पूर्व सुरक्षात्मक उपाय को अपनाकर प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करना है। यानी कि हम लोग को पता है कि आपदा आने वाला है, तो उस आपदा को रोक तो नहीं सकते हम लोग, लेकिन उस आपदा के आने से पहले हम लोग उससे बचने के लिए जो भी सुरक्षात्मक उपाय है उसको कर सकते हैं, ताकि उस आपदा से जो भी नुकसान होने वाले हैं उसको कम किया जा सके। इस प्रकार आपदा निरोध के अंतर्गत उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक आपदाओं के मानव जीवन एवं उसकी संपत्ति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये 3 चरण जो कि आपदा के पूर्व अवस्था में शामिल किया जाता है। अब आता आपदा की अवस्था। तो आपदा की अवस्था में मुख्य रूप से 2 कार्य किए जाते हैं, एक राहत कार्य और एक बचाव कार्य। क्योंकि अब पता है कि आपदा आ चुका है तो ऐसी स्थिति में राहत सामग्री दिया जाना चाहिए और प्लस जो भी लोग फंसे हैं उनको बचाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है हम लोग का आपदा उपरांत अवस्था, यानी कि आपदा के बाद हम लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो आपदा के उपरांत हम लोग राहत कार्य कर सकते हैं, जो भी विस्थापन जन समुदाय है उनका पुनर्वास कर सकते हैं और आपदा जनित झटकों से उबरने या फिर आपदा रिकवरी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपदा के उपरांत हम लोग 3 प्रकार के कार्य करेंगे। तो राहत कार्य के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा। तो आपदा के आगमन के पश्चात शीघ्र ही राहत कार्य आरंभ कर देना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि आपदा के कारण जो भी विध्वंस हुई है उन संरचना के मलबे से सभी लोगों को बाहर निकालना। अब अगर भूकंप आया, हम घर ही में थे और हमको निकलने का मौका नहीं मिला, तो हम घर के अंदर दब जाएंगे, तो आपदा हो गया है। तो अब आपदा के बाद क्या होगा, हमको निकालने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, लोगों को भोजन, पेयजल, दवाई और अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। संचार एवं परिवहन व्यवस्था को पुनः बहाल कर जल एवं बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके अलावे भी और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको राहत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे सामाजिक अनुक्रिया।
तो सामाजिक अनुक्रिया में क्या है, तो इसका आशय मानव समाज द्वारा एक दूसरे को सहायता प्रदान करने की भावना से है। और आपदा के समय स्वाभाविक रूप से मनुष्यों में यह भावना जागृत हो जाती है और इस सहज सामाजिक अनुक्रिया के कारण तत्कालिक रूप से आपदा पश्चात लोगों को लाभ मिलता है। यानी कि आपदा जब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के हम लोग लोगों को हेल्प करने में जुट जाते हैं। यानी कि एक लोगों में एक दूसरे के को सहायता प्रदान करने की भावना जागृत हो जाती है और इसी के वजह से तत्कालिक रूप से आपदा के पश्चात लोगों को लाभ भी मिलता है। फिर है राहत कार्य में सहभागिता। तो बड़ी आपदाओं के समय भारी मात्रा में धन, अन्य सामग्री एवं उपकरण आदि की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक वर्ग, संगठन, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता आदि सभी संस्थाओं की भागीदारी वर्तमान समय में देखी जा सकती है और इन सब की भागीदारी से शीघ्र ही राहत कार्य को आरंभ किया जाता है। यानी कि आपदा जब आ गया तो ऐसी स्थिति में चाहे वो सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो, कोई भी छोटा समूह हो, कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो अपने स्तर पर जितना हेल्प कर सकते हैं वे करते हैं। यहाँ तक कि अन्य देश के द्वारा भी जिस देश में आपदा आई है उस देश में राहत कार्य के लिए अपने बहुत सारे सिपाहियों को भेजा जाता है, खाना भेजा जाता है, कपड़ा भेजा जाता है, मेडिसिन भेजा जाता है, डॉक्टर को भी भेजा जाता है। तो आपदा के समय हम लोग सारी चीज़ों को भुलाकर लोगों को बचाने में ध्यान देने लगते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि तत्कालिक रूप से हम लोग आपदा से लोगों को बचा सकते हैं। अब राहत सामग्री। तो राहत सामग्री के अंतर्गत बचाव दल, मेडिकल दल, आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री, उपकरण, मुद्रा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। अब राहत कार्यों का क्रियान्वयन। तो सरकारी संरक्षण में स्थानीय लोगों तथा स्वयंसेवक संगठनों द्वारा राहत सामग्रियों की आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और एक आखिरी है हम लोग का आपदा रिकवरी। तो रिकवरी किसी आपदा से उत्पन्न तबाही एवं नई परिस्थितियों से पीड़ितों के समायोजन एवं अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किसी आपदा से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए बहु रणनीतियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आपदा हो चुका है तो अब उस आपदा से रिकवर होने के लिए हम लोग को बहुत तरीक़ों से सोचना पड़ता है, बहुत तरीक़ों से काम करना पड़ता है। यानी कि जो भी प्रतिकूल प्रभाव थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हम लोग को बहु रणनीतियों को शामिल किया जाता है आपदा रिकवरी में। और आपदा से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव में भौतिक और मानसिक पीड़ा, संपत्ति की विनाश, परिजनों का बिलगाव, असामाजिक तत्व द्वारा किया गया अत्याचारों से उत्पन्न सामाजिक दुर्गुणों की मानसिक पीड़ा, स्थान एवं मूल संस्कृति की हानि आदि हो सकती है। आपदा रिकवरी की मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक 3 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। क्योंकि जब आपदा आता है तो बहुत किसी के अपने खो जाते हैं, बहुत कोई का संपत्ति खत्म हो जाता है, किसी के बाल बच्चे अलग हो जाते हैं या फिर बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक पीड़ा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए हम लोग को बहु रणनीति को शामिल किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से आपदा रिकवरी को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया, एक मानसिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। तो अब मानसिक रिकवरी में क्या है, तो मानसिक रिकवरी हेतु विभिन्न कार्यों द्वारा आपदा से पीड़ित जन समुदाय की विशिष्ट मानसिक दशा में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। वह सामाजिक रिकवरी के अंतर्गत आपदाओं के प्रति व्यक्ति, समुदाय एवं विभिन्न संस्थाओं की सेवा में परिवर्तन, सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था, रिकवरी एवं पुनर्वास कार्यक्रमों की जनता को लगातार जानकारी देना, लोगों को पुनर्वास, सौहार्द तथा हमदर्दी के व्यवहार द्वारा उनके खो गए विश्वास की बहाली करना शामिल है। और आर्थिक रिकवरी के अंतर्गत संरचना का पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत आदि हेतु धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आजीविका के साधनों का विकास, आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। तो चूंकि आपदा रिकवरी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक 3 श्रेणी में विभक्त किया गया। अब मानसिक रिकवरी के लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए यानी कि मानसिक रिकवरी के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है ताकि जो पीड़िता हैं उनके मानसिक दशा में सुधार करने का प्रयास किया जाए। सामाजिक रिकवरी के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, प्लस लगातार अलग अलग कार्यक्रम के बारे में जनता को जानकारी दी जाती है, उनके साथ हमदर्दी या फिर सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाता है ताकि उनके जो भी खो गए हैं या उनके खोए हुए विश्वास को फिर से हम लोग वापस हासिल कर सकें। और आर्थिक रिकवरी के अंतर्गत अगर घर टूट गया है तो घर बनाना, अगर घर में क्षति हुआ है तो उसको रिपेयरिंग करना, आजीविका के साधन को विकास करना, तो ये सारी चीज़ हम लोग का आर्थिक रिकवरी में शामिल होता है। आगे आता हम लोग का आपदा पुनर्वास।
तो पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत अवस्थित एवं ध्वस्त तंत्रों के नवीनीकरण, क्षतिग्रस्त तंत्र की मरम्मत तथा क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त मकान, सड़कों आदि आधारभूत संरचना को उपयोगिता के अन्य साधनों का पुनर्निर्माण एवं राहत, रोजगार आदि को शामिल किया जाता है। तो आपदा पुनर्वास, तो पुनर्वास में मुख्य रूप से क्या होगा कि जो भी तंत्र खत्म हो चुका है उसको फिर से नवीकरण किया जाएगा, या फिर जो क्षतिग्रस्त तंत्र है उसको मरम्मत किया जाएगा। जैसे कि अगर भूकंप आता है तो ऐसी स्थिति में बिजली खत्म, सड़क खत्म, घर खत्म, सब खत्म हो जाएगा, तो एक एक करके सबको रिपेयर किया जाएगा। जो जैसे बिजली पूरी तरीके से डैमेज हो गई जो बिजली व्यवस्था, तो नए स्तर से शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर अगर कनेक्शन टूटा है तो उस कनेक्शन को रिपेयर किया जाएगा। अगर कोई घर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है तो नया घर बनाया जाएगा। अगर घर में कहीं कहीं पे टूट फूट हुई है थोड़ा सा तो उसको रिपेयर किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपदा पुनर्वास में शामिल किया जाता है। और किसी भी आपदा से पीड़ित एवं विस्थापित लोगों के पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता उस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है तो वो उस आपदा से बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो फिर उनसे रिकवर करने में उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, यहाँ तक कि उनको अन्य देशों से हेल्प भी लेनी पड़ेगी। हालांकि आपदा के समय बहुत सारे देश खुद से आगे आकर हेल्प करने लग जाते हैं। आपदा निम्नीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए सरकारी, आर्थिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। कभी कभी देश को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेना पड़ता है। तो ये हम लोग देखें आपदा के उपरांत की अवस्था, जिसमें मुख्य रूप से 3 कार्य शामिल था। एक राहत कार्य, दूसरा विस्थापन, जन समुदाय का पुनर्वास करना, और तीसरा आपदा जनित झटकों से उबरने या फिर आपदा रिकवरी। तो आपदा रिकवरी में हम लोग 3 प्रकार की स्थिति देखें, यानी कि आपदा रिकवरी को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया, एक मानसिक, एक सामाजिक और एक आर्थिक। इसके अलावा हम लोग राहत कार्य देखें और आपदा पुनर्वास को भी देखें। तो इस प्रकार आपदा से पूर्व की अवस्था, आपदा के दौरान की अवस्था और आपदा के बाद की अवस्था, ये तीनों चीज़ हम लोग का ख़त्म हो जाता है। अब है अगला टॉपिक है हम लोग का आपदा शमन, और इसके लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय है। तो इसमें क्या है, तो जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है तो इसको टाला नहीं जा सकता। हम लोग देखें कि प्राकृतिक आपदा को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बल्कि इससे बचने के लिए, इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपदा संभव क्षेत्र में मंदन के उपाय को अपनाकर किसी खतरे को आपदा में बदलने से रोका जा सकता है। तो जो भी प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फटना, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, ये सारी चीज़ को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए या फिर आपदा को कम करने के लिए, इसके खतरे को कम करने के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो इसमें है मंदन के उपाय को अपनाकर। अब मंदन क्या है इसको देखते हैं। तो मंदन में किसी आपदा या फिर संभावित आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घावधि उपाय किए जाते हैं। लेकिन यह मंदन के उपाय आपदा से पहले, आपदा के दौरान या फिर आपदा के बाद में भी होता है। तो मंदन में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो भी आपदा है उस आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से दीर्घकालिक उपाय को अपनाते हैं। और इसके तहत 3 प्रकार के चरण को हम लोग अपनाएंगे कि आपदा के पहले हो सकता है, आपदा के दौरान हो सकता है और आपदा के बाद भी हो सकता है। और विभिन्न आपदाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मंदन उपाय किए जाते हैं। इसके लिए आपदा प्रभावित क्षेत्र में सभी विकास परियोजना में मंदन उपाय को शामिल किया जाना चाहिए। और मंदन के उपाय संकट की संभावना को कम करते हैं ताकि भविष्य में होने वाले आपदा तथा उसके नुकसान को कम किया जा सके। और आपदा मंदन संबंध को 2 उपाय में बांटा जा सकता है। यानी कि मुख्य रूप से मंदन में क्या हो गया कि आपदा को कम करने के लिए हम लोग दीर्घावधि उपाय करेंगे, जिससे मुख्य रूप से आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद की प्रक्रिया शामिल होगी। और इसमें हम लोग की जो भी विकास परियोजना है, इन सभी विकास परियोजना में मंदन की प्रक्रिया को हम लोग शामिल करेंगे। और मंदन संबंध को 2 उपाय में बांटा गया, एक तो संरचनात्मक मंदन और दूसरा गैर संरचनात्मक मंदन। तो संरचनात्मक मंदन में क्या है, तो इसमें आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक उपाय किए जाते हैं। जैसे आपदा रोधी भवन का निर्माण, यानी कि हम लोग को पता है कि इस क्षेत्र में कंटिन्यूसली आपदा आते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पे जो भी घर बनाएंगे, जो भी भवन का निर्माण करेंगे, उसको अलग प्रकार से डिजाइन करेंगे। अन्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो घर होगा वो अलग प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग का इस प्रकार का घर देखने को मिलता है, ताकि पानी जो है वो तुरंत बह जाता है। लेकिन जहाँ पे पानी की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होती, बरसात उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे जनरली हम लोग सामान्यतः ऐसा घर भी बना देते हैं। तो जहाँ पे आपदा ज़्यादा होगा वहाँ पे हम लोग घर भी अलग प्रकार से बनाएंगे, बांध बनाएंगे, ताकि अगर बाढ़ आता है तो पानी को रोका जा सके। नदी के तटबंधों को ऊंचा करेंगे ताकि वो बाढ़ नहीं आ सके, पानी गांव तक नहीं पहुंच सके। वृक्षारोपण करेंगे ताकि मृदा अपरदन, ये सारा चीज़ को हम लोग रोक सके। और आपदा आश्रय स्थल का निर्माण करना,
यानी कि अगर आपदा आता है तो फिर उससे बचने के लिए हम लोग पर्टिकुलर उस जगह पे जा सकते हैं। मजबूत दीवारों का निर्माण करना। तो ये हो गया संरचनात्मक उपाय हो गया, जिसकी वजह से हम लोग आपदा से बच सकते हैं। अब है गैर संरचनात्मक उपाय। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है कि लोगों के बीच में जो भी आपदा है उससे संबंधित जागरूकता पैदा करेंगे। फिर दूसरा, तैयारी काफ़ी अच्छा करेंगे हम लोग, यानी कि बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक स्तर पर परियोजना बनाएंगे। आपदा प्रबंधन के लिए हम लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। भूमि उपयोग का उचित नियमन करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मापन करेंगे और पूर्व चेतावनी प्रणाली की सूचना प्राप्त करेंगे, ताकि इन सूचना के माध्यम से हम लोग सुरक्षित स्थान में जा सकते हैं, प्लस आपदा से हम लोग बच सकते हैं। तो ये दो प्रकार से जो मंदन की स्थिति है, जो मंदन है उसको दो स्थिति में बांटा गया है, संरचनात्मक मंदन और दूसरा गैर संरचनात्मक मंदन। अब है मंदन के उपाय आपदा को टालने में, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में तथा समुदाय तथा समाज को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही कारण है कि आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर मंदन परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संक्षेप में मंदन कार्यक्रम का उद्देश्य को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपदा से बचने के लिए जो मंदन प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है, और इसीलिए इसको राष्ट्र स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर भी हर परियोजना में मंदन की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। और इस मंदन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो समुदाय को अधिक सुरक्षित रखना, आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना, या फिर व्यक्ति और समुदाय को आपदा से उभरने के योग्य बनाना, यानी कि वे खुद से आपदा से निपट सके, और आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करना। तो ये सारा उद्देश्य मुख्य रूप से मंदन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम लोग को आपदा प्रबंधन में इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। प्लस ध्यान रहे प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बता दिए यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 6206193277। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जो कि हम लोग का विकास सुशासन का होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।